नमस्ते। चलिए आज पारंपरिक भारतीय परिधानों की खूबसूरत दुनिया को समझते हैं, लेकिन एक अलग अंदाज में। सोचिए हम एक क्लासरूम में हैं और कुछ नया सीख रहे हैं, तो शुरू करें। आवाज बदलते हुए एक जिज्ञासु छात्र की तरह। अच्छा, तो हमारे ये जो पारंपरिक परिधान हैं, इनके बारे में ऐसी कौन सी खास बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए? क्या इनके पीछे कोई कहानियां भी होती हैं? अरे वाह, बहुत अच्छा सवाल है। तो चलो शुरुआत करते हैं शरीर के ऊपरी हिस्से में पहने जाने वाले कपड़ों से। ये सिर्फ कपड़े नहीं हैं, बल्कि ये हमारी संस्कृति की पहचान है। तो सबसे पहले बात करते हैं कपाही की। इसे ऐसे समझे कि ये कपड़े के दो टुकड़ों को जोड़कर बनाई गई एक चोली होती है और इसे पीछे की तरफ डोरी से बांधा जाता है। एकदम सरल और बहुत ही व्यवहारिक। इसके बाद आता है कुर्ती कांचली। ये एक आम शब्द है जो महिलाएं शरीर के ऊपरी हिस्से पर पहनती हैं। और हाँ, एक मजेदार बात, अगर चोली बिना आस्तीन के हो तो उसे आंगी कहते हैं। याद रहेगा ना? और एक और वस्त्र है तिलका। ये एक तरह का चोगा, मतलब एक लंबा सा कुर्ता होता है जिसे मुस्लिम महिलाएं चूड़ीदार पजामे के ऊपर पहनती हैं। साथ में एक ओढ़नी भी होती है। तो यह अपने आप में एक पूरा परिधान है। कापड़ी, कुर्ती, कांचुली और तिलका, ये तो काफी कुछ हो गया। क्या इन्हें आसानी से याद रखने का कोई तरीका है? थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। बिल्कुल, चलो इसे और आसान बनाते हैं। इस टेबल को देखते हैं। देखो, कापड़ी मतलब दो टुकड़ों वाली चोली, कुर्ती कांचली एक जनरल नाम हो गया, और तिलका वो चोगा है जो पाजामे के ऊपर पहना जाता है। इस टेबल से सब कुछ एक नज़र में साफ हो जाएगा। अरे हाँ, ये तरीका तो बहुत अच्छा है। अब सब याद रहेगा। अच्छा, अब क्या हम सबसे मशहूर भारतीय परिधान यानी साड़ी के बारे में जान सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं? चलो अब साड़ी की दुनिया में चलते हैं। एक ऐसा पहनावा जिसके न जाने कितने नाम हैं और कितने ही रूप। पता है, साड़ी का इतिहास बहुत ही पुराना और दिलचस्प है। इसे अलग अलग समय पर अलग अलग नामों से जाना गया, जैसे कि चोल, निचोल, पट, दुकूल। ये लिस्ट देखकर ही अंदाजा लगता है कि साड़ी हमारी संस्कृति में कितनी रची बसी है। अब कुछ खास तरह की साड़ियों पर आते हैं। फड़का, ये नाम सुना है? ये उस साड़ी को कहते हैं जो खास मराठी अंदाज में पहनी जाती है। पहनने का यही तरीका इसे बाकियों से अलग बनाता है। इसी तरह आदिवासी महिलाओं की साड़ी का भी एक खास नाम है, जामसाई। ये सिर्फ एक साड़ी का नाम नहीं है, बल्कि ये उस समुदाय की पहचान और उनकी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। क्या कोई ऐसी साड़ी भी है जिसके पीछे कोई खास कहानी हो? क्या बात है, एकदम सही सवाल पूछा। चलो इसी बात पर एक केस स्टडी देखते हैं, कोटा डोरिया की कहानी। देखो, कोटा डोरिया सिर्फ एक साड़ी का कपड़ा नहीं है। ये तो कोटा शहर की पहचान बन चुकी है, वो भी पूरी दुनिया में। इस एक अनोखी बुनाई की कला ने कोटा को ग्लोबल मैप पर ला दिया है। इससे पता चलता है कि एक पारंपरिक कला में कितनी ताकत होती है। और इसकी खासियत को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। साल 1999-2000 में कोटा डोरिया को भौगोलिक चिन्हीकरण अधिनियम के तहत पेटेंट करा दिया गया। इसका मतलब है कि इसकी नकल नहीं की जा सकती। और ये कानून बहुत सख्त है। ये साफ साफ कहता है कि कोटा डोरिया के नाम से नकली उत्पाद बेचना एक अपराध है। ये बात इस कला और इसे बनाने वाले कारीगरों को बहुत बड़ी सुरक्षा देती है। और हाँ, एक और मजेदार बात, जैसे कोटा अपनी डोरिया साड़ी के लिए जाना जाता है, ठीक वैसे ही सवाई माधोपुर शहर अपनी सूट की साड़ियों यानी कॉटन की साड़ियों के लिए बहुत फेमस है। वाह, मुझे तो आज तक पता ही नहीं था कि इन कपड़ों के पीछे इतनी कहानियां, इतना इतिहास छिपा है। ये तो सच में हमारी संस्कृति का एक खजाना है। बिल्कुल सही कहा। और यही हमें आज की चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर लाता है, हमारी विरासत का महत्व। तो आज की ये क्लास एक बहुत ज़रूरी सवाल पर ख़त्म होती है। हम सब मिलकर ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारी ये सांस्कृतिक विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बची रहे? ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, हम सब की है। इस पर ज़रूर सोचिएगा।